इंडी पॉप इज द सोल ऑफ नॉस्टैल्जिया आज की जनरेशन के लिए। तुमने ये गाना सुना होगा, ऑब्वियसली 8 बिलियन व्यूज है। या फिर बीटीएस आर्मी के बारे में तुम जानते ही होंगे। बट ये आर्टिस्ट अपने इंडी पॉप वाले लोग जिनके गाने हम नॉस्टैल्जिया के लिए तो बहुत सुनते हैं, बट आज उनका कुछ अता पता नहीं है। ये सब 90s के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे। मैं लिस्ट पूरी गिनवाने जाऊं तो बहुत लंबी है, बट सोचो कि जब इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट, बैंड्स, रैपर्स लगातार आ रहे थे, वो भी एक से बढ़कर एक हिट्स लेके, तो फिर क्यों आज हम 90s का इंडी पॉप सुन के खुश होते हैं? कहां चले गए ये लोग 2000s में? जहां तुम देखोगे ग्लोबल चार्ट्स पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड बैंड्स वर्ल्ड फेमस है, वहां इंडियन ओरिजिन का एक भी नहीं है। बीटीएस को, के पॉप कल्चर को, स्पेनिश, लैटिन, ब्राजीलियन म्यूजिक को पूरी दुनिया सुन रही है, तो हम ये बहाना भी नहीं दे सकते कि लैंग्वेज बैरियर है। इंडियन म्यूजिक इतना डाइवर्स एंड पॉपुलर होने के बाद भी आज तक सिर्फ बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाई 90s इंडी पॉप डिड नॉट बिकम पॉपुलर एंड मे बी, जस्ट मे बी, हाउ इट कैन कम बैक। बट इस कहानी के अंत से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई वो जानते हैं। 90s के इंडी पॉप की कहानी 80s के ग्रैमी से शुरू हुई थी। यस, द ग्रैमी अवार्ड्स। 1982 में जब दूरदर्शन, जो इंडिया का इकलौता पॉपुलर टीवी चैनल था, उन्होंने डिसाइड किया टू एयर द एनुअल प्री ग्रैमी एंड ग्रैमी अवार्ड शोज इन 1982, जिससे अपॉर्चुनिटी मिला बडिंग इंडियन म्यूजिशियंस को टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल म्यूजिक ट्रेंड्स। एंड थ्रू आउट द 90s इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट का बहुत अच्छा काम इंडियन ऑडियंस को देखने को मिला। अलीशा चेन्नई की एल्बम मेड इन इंडिया was the first album by an indie pop artist to be sold on a scale जिसको आप किसी बॉलीवुड मूवी के स्केल पे कंपेयर कर सकते हो। उस एल्बम के 5 मिलियन कॉपीज बिके थे इंडिया में। सुनीता राव गॉट फेमस फॉर हर हिट सॉन्ग कॉल्ड परी हूं मैं। लकी अली अपनी डेब्यू एल्बम सुनो, जिसका एक गाना ओ सनम, जो हम आज भी बहुत खुशी खुशी सुनते हैं, के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। दलेर मेहंदी जी का बोलो तारा रारा, सोनू निगम का दीवाना एल्बम। उसी दौरान इंडिया में पहली बार रैप कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। 1992 में बाबा सहगल, जो कि फर्स्ट इंडियन रैपर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी एल्बम ठंडा ठंडा पानी रिलीज करी एंड वहां से इंडिया में हिप हॉप की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा इंडिया 100 रॉक बैंड्स लाइक यूफोरिया, इंडियन ओशन, सिल्क रूट, बॉम्बे वाइब किंग्स, पेंटाग्राम, सब इंडी जॉनर में बैक टू बैक हिट्स लेके आ रहे थे। अब इंडिया आर्टिस्ट तो बहुत थे एंड गाने भी बहुत अच्छे बना रहे थे, बट उन गानों को प्रमोट करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल्स जिनकी मास अपील ज्यादा नहीं थी, या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल्स लाइक दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, जो प्रेफर करते थे बॉलीवुड ट्रैक्स को। बट वो ट्रेंड भी चेंज हुआ व्हेन म्यूजिक बेस्ड चैनल्स लाइक एमटीवी एंड चैनल वी केम इनटू द पिक्चर। आज तो शायद इन चैनल्स को कोई नहीं देखता हो, बट 1992 में इन चैनल्स के बारे में कुछ बहुत ही अलग था। दे वर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू म्यूजिक एंड वो आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देते थे कि वो अपने सॉन्ग्स को फ्री में ब्रॉडकास्ट कर पाए। तो मान सकते हो कि एक तरीके से ये उन आर्टिस्ट के लिए तब यूट्यूब था। दिन भर इन चैनल्स पर इंडी पॉप गाने टीवी और रेडियो पर बजते थे एंड गाने फ्री में बजने से इंडियन म्यूजिक स्पेस डेमोक्रेटाइज होना शुरू हो गया। इंडी जॉनर की फाउंडेशन मगना साउंड ने बनाई थी, जो कि पहला रिकॉर्ड लेबल कंपनी थी जिसने इंडी आर्टिस्ट को सपोर्ट और प्रमोट करा। उसके बाद तो बहुत सारे लेबल्स आए पिक्चर में, बीएमजी, क्रेसेंडो, सारेगामा, एचएमवी, सोनी म्यूजिक इंडिया। एंड इनकी सक्सेस देखकर बॉलीवुड के एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स लाइक टी सीरीज, वीनस, टिप्स ने इंडी पॉप आर्टिस्ट की एल्बम्स प्रोड्यूस करनी शुरू करी। इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर इंडी पॉप म्यूजिक की पॉपुलैरिटी वाज इक्वल टू बॉलीवुड। इनफैक्ट ऐसे काफी सारे एक्टर्स जिनको आज हम बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने अपना डेब्यू इंडी पॉप म्यूजिक वीडियोस में करा। जैसे शाहिद कपूर का डेब्यू हुआ था आंखों में तेरा ही चेहरा बाय द आर्यंस में। बिपाशा बासु गॉट पॉपुलर इन अ सॉन्ग बाय सोनू निगम कॉल्ड तेरा मिलना। विद्या बालन बिकेम पॉपुलर इन अ सॉन्ग बाय यूफोरिया कॉल्ड कभी आना तू मेरी गली। द सैड रियलिटी दो इज दिस राइज एंड पॉपुलैरिटी वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि हाउएवर पॉपुलर इंडी पॉप म्यूजिक मे हैव बीन, उसका डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस होना ही था। एंड मेजरली देयर आर 4 रीजंस फॉर दिस। आज भले ही सब इंटरनेट यूज करके स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक गाने सुनते हो, बट जब इंटरनेट नया आया था ना, तो लोगों ने उसको यूज करा म्यूजिक को पायरेट करने के लिए। एंड जिनके पास इंटरनेट नहीं भी था ना, वो भी पायरेटेड सीडीज, डीवीडीज शॉप से ओरिजिनल के आधे दामों में खरीद रहे थे। इसकी वजह से रिकॉर्ड लेबल को तो नुकसान झेलना पड़ ही रहा था, बट इस नुकसान का सबसे बड़ा इंपैक्ट उन इंडी पॉप आर्टिस्ट पे पड़ा, क्योंकि रिकॉर्ड लेबल के पास कोई इंसेंटिव नहीं बचा इन गानों को बनाते रहने का, इवन एट अ लॉस। क्योंकि यहाँ पे तो वो डायरेक्टली मनी लूज कर रहे थे बिकॉज ऑफ पायरेसी, वहीं उनका इंटरेस्ट अलाइन होने लगा बॉलीवुड म्यूजिक की तरफ, बिकॉज वहां पे अगर पायरेसी होती भी थी तो एक सेट ऑफ इनकम गारंटीड था। एंड इसलिए भी क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग्स में उनको कम कॉस्ट लगानी पड़ती थी, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस करने के लिए काफी कॉस्ट तो फिल्म इंडस्ट्री ही उठा लेती थी, जैसे एक्टर्स की फीस, लोकेशंस, प्रॉप्स। मेनी इंडी पॉप लेबल्स ईदर क्लोज्ड और रीशिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड्स बॉलीवुड। एंड क्योंकि इंडी पॉप इंडस्ट्री बहुत डिपेंडेंट थी इन लेबल्स के ऊपर, उनका डिपार्चर फ्रॉम इंडी म्यूजिक टू बॉलीवुड म्यूजिक मेंट कि इंडी पॉप का क्रैश आना लाजमी था। बट पायरेसी तो फिर भी बाद में आई। इसके आने से पहले ही ये स्टूडियोज और रिकॉर्ड लेबल्स को एक और बड़े इशू से जूझना पड़ रहा था, व्हिच वाज द ओवर सप्लाई ऑफ मीडियोकर कंटेंट।
अर्ली 2000s तक सबको इंडी पॉप कल्चर में इंक्लूड होना था। एनीवन विद गुड लुक्स वाज अप टू सिंगिंग रिगार्डलेस ऑफ द टैलेंट। इनफैक्ट अबाउट दिस सिल्क रूट के सुबेर मलिक ने बोला दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीवन वांटेड टू बी अ पॉप स्टार। आई वुड गेट कॉल्स फ्रॉम पीपल हु रैन रेस्टोरेंट्स इन लखनऊ एंड पान शॉप्स इन कानपुर हु वर रेडी टू पुट एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी टू गेट देयर सन्स एंड डॉटर्स टू बिकम पॉप स्टार्स। एंड remixes took over the original because they were easy to make and gave production companies more money with less work. अगर तुम्हारी मेमोरी 2000s में एग्जिस्ट करती थी तो तुम्हें याद होगा कि एक फेज था जब बकायदा तुम्हें हर गाने का रीमिक्स और उसके 5 और रीमिक्स वर्जन देखने को मिलते थे। बट गाने तो पॉपुलर हो रहे थे पर ओरिजिनल नहीं। द थर्ड रीजन इज द डिक्लाइन ऑफ म्यूजिक चैनल्स। सन 2000 आते आते म्यूजिक चैनल्स जो म्यूजिक के लिए जाने जाते थे उनमें म्यूजिक ही कम होना शुरू हो गया। उनके 20-25 मिनट के म्यूजिक ब्लॉग्स जो होते थे उनकी रेटिंग्स लगातार नीचे जा रही थी। एज अ रिजल्ट चैनल वी और MTV जैसे म्यूजिक चैनल्स का फोकस रियलिटी शोज की तरफ बढ़ने लगा। MTV की फुल फॉर्म तो म्यूजिक टेलीविजन थी, बट एक पॉइंट आ गया था जहां वहां पे म्यूजिक के अलावा और सब देखने को मिले। अभी दोनों चैनल्स जो एक टाइम पे आर्टिस्ट को फ्री में म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका देते थे वो उन आर्टिस्ट से ही पैसे लेने लगे। एंड बाकी म्यूजिक चैनल पर म्यूजिक एज प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि एज एड्स दिखाए जाने लगा। तो कोई भी इंसान जिसके पास पैसा था या पैसा है वो चैनल पर स्लॉट खरीद के अपना गाना प्ले कर सकता था, चाहे टैलेंट हो या नहीं। एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट रीजन इज बॉलीवुड। राहुल राम जी जो इंडियन ओशन के बेस गिटारिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड इज अ ह्यूज मॉन्स्टर दैट ईट्स अप एवरीथिंग। नाउ आई नो बॉलीवुड ने इंडियन ऑडियंसेस को बहुत ज्यादा अमेजिंग म्यूजिक और बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट दिया है, बट जहां भी कुछ पॉपुलर ट्रेंड चलता है बॉलीवुड उसका फायदा उठाने तुरंत पहुंच जाता है। अब चाहे वो साउथ की मूवीज हो, हॉलीवुड की डिट्टो कॉपीज हो या पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट हो। 2000 वाली डेकेड में भी बॉलीवुड ने बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एज प्लेबैक सिंगर कैप्चर कर लिया। इनमें है जैसे के, लकी अली, अलीशा चेन्नई, सोनू निगम, नीरज सिरदार ऑफ बॉम्बे वाइकिंग्स, मोहित चौहान ऑफ सिल्क रूट एंड सो ऑन। बॉलीवुड ने इंडी म्यूजिक इंडस्ट्री को दो तरीके से रोइन करा। फर्स्ट इज द वे दे नर्चर्ड द म्यूजिक प्रेफरेंसेस ऑफ इंडियन ऑडियंस। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड का बस एक हिस्सा बन के रह गई। तो जैसा म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इन्फ्लुएंस रिकॉर्ड लेबल्स प्रमोट करते थे वही जनता के सामने आता था। काफी बार बस पुराने गानों के रीमेक्स या पार्टी सॉन्ग, दारू, गाड़ी, सिर्फ इन्हीं पे गाने बनते और बहुत फेमस होते। सो द डाइवर्स एंड रियल टैलेंट जो 90s में लोगों को दिखता था वो कहीं छुप गया, दबा रह गया एंड लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाया। द सेकंड वे इज हाउ द बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट्स देयर आर्टिस्ट। सुशांत सिंह की डेथ के बाद सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री के अगेंस्ट में काफी कुछ बोला था। मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब तो मुझे बुला के मुझसे गाना गवा के फिर मेरे गाना डब करना, मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो आप? अरमान मलिक जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत सारे हिट गाने भी दिए हैं, उन्होंने भी इस इंडस्ट्री से दूर होकर अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू करी थी। बट ऐसा क्यों? देखो स्ट्रीमिंग सर्विसेज अब अवेलेबल है, बट पहले किसी भी आर्टिस्ट को अपना काम दिखाने के लिए एक म्यूजिक लेबल से साइन होना ही पड़ता था। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर अभिजीत सावंत और फेम गुरुकुल के विनर काजी तौकीर मुश्किल से तुम्हें आज कहीं नजर आएंगे। बट वहीं अरिजीत सिंह जो इंडियन आइडल में 6 एंकर थे और दर्शन रावल जो इंडिया रॉ स्टार की फिनाले में हार गए थे, दोनों ही म्यूजिक इंडस्ट्री में शो के विनर से ज्यादा फेमस हैं। तो ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि इन म्यूजिक लेबल्स का अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। एंड म्यूजिक लेबल भी बहुत अच्छे से आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे पहले आर्टिस्ट जब किसी रिकॉर्ड लेबल से साइन होता है तो इसका मतलब है कि उसकी उस लेबल के साथ पार्टनरशिप है एंड गाने की पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट लेबल बेयर करती है शुरू में। उसके बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसे पहले इन्वेस्टेड कॉस्ट कवर करते हैं और फिर बचा हुआ रेवेन्यू आर्टिस्ट के साथ बेस्ड ऑन द डील शेयर किया जाता है। इसके अलावा गाने के सारे कॉपीराइट्स लेबल के पास होते हैं, तो बिना आर्टिस्ट की परमिशन के वो गानों के साथ कुछ भी और कभी भी कर सकते हैं। बहुत तरीके की डील होती है, सिंगल डील, प्रोडक्शन डील, 50-50, फिक्स, साइन डील जिसमें अलग अलग तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एक 360 डील ऐसी भी है जिसमें म्यूजिक लेबल आर्टिस्ट का सारा खर्चा उठाती है, जो कुछ भी जरूरी रहेगा आर्टिस्ट को फेमस करने के लिए, जैसे रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, वीडियो मेकिंग, कपड़े, मेकअप, टूर, प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन, सब लेबल मैनेज करता है। बट इसकी भी कंडीशन होती है जो आर्टिस्ट को साइन करनी पड़ती है। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भी आर्टिस्ट और बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जैसे कास्टिंग काउच 2018 में म्यूजिक कंपोजर डुओ सचिन जिगर ने क्लेम करा था कि उनको लगता है कास्टिंग काउच हर जगह एग्जिस्ट करता है। हाई पोजीशन वाले लोग गाना या प्रमोशन डील देते हैं फॉर सेक्सुअल फेवर्स। फेवरेटिज्म है, बॉयकॉट कल्चर है। अरमान मलिक ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया था कि उनको काफी बार रिप्लेस करा जा चुका है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दैट इज आफ्टर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। तो किसी आउटसाइडर या फिर न्यू कमर के लिए तो कितना मुश्किल होगा। Just you getting replaced and someone else sang the song you were supposed to sing. If I'm being replaced because I've not sung the song well, I'll accept that. But if I'm replaced because of certain factors or some politics that's happening, that's unacceptable for me. And that happened so much to me at that point and still happens to me at this point also. Let me be very frank with you.
I moved on from Bollywood. I was like, there's nothing left here for me as an artist because मेरे को खुशी नहीं है. अरिजीत सिंह को कुछ टाइम काम मिलना ही बंद हो गया था जब सलमान खान से उनकी लड़ाई हो गई थी और सभी म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था. इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का जो प्लेबैक सिंगर कल्चर है उसमें आर्टिस्ट को पैसे नहीं दिए जाते हैं. इट्स अंडरस्टूड इन द इंडस्ट्री दैट किसी भी सॉन्ग के लिए 10-12 आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा, वो गाना परफॉर्म करेंगे, जिस भी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस लेबल को अच्छा लगेगा वो उसके साथ गाने को आगे लेके जाएंगे. एंड उस गाने के पॉपुलर होने के बाद जो भी लाइव शोज और बाकी गिग्स आर्टिस्ट करेगा उससे आर्टिस्ट के लिए रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा. आर्टिस्ट को अपना टाइम निकाल कर म्यूजिक प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए कुछ फायदा नहीं होता है. देयर नो क्रेडिट्स एंड नो रॉयल्टीज. सिंगर्स को अपना गाना गाने का क्रेडिट मिल जाता है बट काफी सॉन्ग राइटर्स, कंपोजर्स, बीट प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट या रॉयल्टीज भी नहीं मिलती हैं. इसको लेकर गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर और 3 इडियट्स के लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे ने मिलकर क्रेडिट्स दे दो यार सॉन्ग बनाया था जो कि एक तरह से लिरिसिस्ट का एंथम है. हमें क्रेडिट दे दो यार. एंड क्रिएटिविटी को एनकरेज नहीं करा जाता है. काफी बार आर्टिस्ट को फोर्स करा जाता है कि वो अपने सॉन्ग्स को किसी पर्टिकुलर तरह से बनाए ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को केटर कर पाए. मतलब जो आर्टिस्ट का काम है वो भी लेबल डिसाइड करता है कि कैसे करना. एंड ये यूनिक केस ना सिर्फ बॉलीवुड में है बिकॉज जब तुम इंडिया के बाहर की बात करते हो ना तो वहां पर मैक्सिमम म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है. म्यूजिक फिल्म का सब पार्ट नहीं है बल्कि दोनों पैरेलली चलती हैं. तो इंडी जॉनर और आर्टिस्ट जैसे एल्विस प्रेस्ली, माइकल जैक्सन, एमिनेम एंड इवन बैंड्स लाइक गन्स एंड रोजेस, मेटालिका, सब अलग अलग जॉनर्स ने अपनी ऑडियंस बनाई और ऑडियंस की म्यूजिक प्रेफरेंस की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी डेवलप हो गई. सिर्फ यूएसए नहीं और जगह जैसे साउथ कोरिया में बीटीएस और उनका के पॉप कल्चर, स्पेनिश म्यूजिक, लैटिन म्यूजिक, ब्राजीलियन म्यूजिक और अलग अलग तरह के कल्चर्स वर्ल्ड म्यूजिक में फेमस हैं. उसको तुम इंडिया से कॉन्ट्रास्ट करोगे तो उनके लव, रोमांस, ड्रामा और उन्हीं के रीमेक से अलग कुछ आता ही नहीं है मेन स्ट्रीम. एंड क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आया तो आर्टिस्ट को सपोर्ट ही नहीं मिला कि वो अपनी आर्ट से, अपने म्यूजिक से एक कल्चर बना पाए म्यूजिक का इंडिया में और उसको आगे ले जा पाए. इसीलिए इंडिया में कोई मेजर बैंड नहीं है. द लोकल ट्रेन भी अब जाके मेन स्ट्रीम में थोड़ा फेमस हुआ है, वो भी तब जब बैंड ही ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया. बॉलीवुड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट करा, जनता को ठूस ठूस के भर दिया क्लीशे बॉलीवुड सॉन्ग से क्योंकि इतना पॉलिटिक्स है सिस्टम के अंदर कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अपने लिए ऑडियंस तो छोड़ो इस इंडस्ट्री में जगह बनाने का भी मौका नहीं मिलता. एंड इसीलिए बाहर के आर्टिस्ट पॉपुलर हैं, इंडिया में बॉलीवुड के गाने पॉपुलर हैं. बट एक छोटा सा सब कल्चर और एक छोटी सी उम्मीद अभी भी है. भले 2000 में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट प्लेबैक सिंगिंग की तरफ चले गए एंड जो थोड़े बहुत बचे थे वो मेजरली यंग जनरेशन जैसे कॉलेज की स्टूडेंट्स की ऑडियंस उनको कैप्चर करवा दी थी थ्रू शोज, कॉलेज फेस्ट या फिर स्मॉलर गिग्स. बट इस सब के बीच में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का कल्चर था जो सर्वाइव कर रहा था एंड फॉस्टर कर रहा था व्हाइल एवरीथिंग एल्स वाज फॉलिंग अपार्ट एंड दैट इज द इंडियन हिप हॉप कल्चर. 2002 एंड 2006 में इंडियन हिप हॉप के पायनियर बोहेमिया ने अपने 2 गानों से बहुत हाइप क्रिएट करा. इनसे इंस्पायर होकर इंडिया में 5 मेजर हिप हॉप आर्टिस्ट निकले. हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू एंड इक्का. फिर इंडियन हिप हॉप को मेन स्ट्रीम में लाने का काम करा हनी सिंह ने. एंड उसके बाद तो बहुत सारे आर्टिस्ट, एक पॉपुलर मूवी, एक पॉपुलर सॉन्ग जिसने इंडियन ऑडियंस को एमिनेम की भी फील दे दी थी, मेंट कि इंडिया में हिप हॉप का कल्चर एटलीस्ट डेवलप होना शुरू हो गया जो अलग है बॉलीवुड से. एंड हिप हॉप से अलग भी बात करें तो इंडी जॉनर में अभी भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको 2015 या फिर कह सकते हैं स्ट्रीमिंग, यूट्यूब और ऑनलाइन म्यूजिक की पॉपुलैरिटी के बाद ऑडियंसेस ने सपोर्ट और एक्सेप्ट करा जैसे अनूप जैन एंड प्रतीक कुहाड़. एंड इंडियन बैंड्स में भी लोकल ट्रेन का मास्टरपीस डेब्यू सॉन्ग छूलो को फाइनली मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन मिली. एंड केरला का भी एक बैंड आया जिसको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया. इस कहानी का कंक्लूजन करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इंडी जॉनर आज कहां है. बहुत सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट का ये मानना है कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू बिल्ड देयर करियर एंड दिस इज व्हाई. पहले के टाइम पर एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी बट आज तुम एक होम स्टूडियो बना के इंडिविजुअल क्रिएटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने खुद के गाने. अगर होम स्टूडियो महंगा पड़ता है तो आज बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो उन लोगों को भी असेस कर सकता है म्यूजिक बनाने में जिनको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं आता है. ये सारी चीजें सीखने के लिए ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, स्किल शेयर पे, यूडेमी पे. एंड ये कोर्सेज भी बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट ने और अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए पब्लिश किए. एक टाइम पर ओवर अबंडेंस ऑफ कंटेंट का जो प्रॉब्लम था वो आज मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि कोई भी टैलेंटेड आर्टिस्ट निकल के आ सकता है एंड कैप्चर द अटेंशन ऑफ मिलियंस. इसके मेन स्ट्रीम एग्जांपल्स प्रतीक कुहाड़, अनूप जैन, सोशल मीडिया से पॉपुलर हुआ यशराज मुखाटे. तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि वो इंडी पॉप म्यूजिक जिसको सुनकर हम नॉस्टैल्जिया और खुशी आज फील करते हैं एक कल्चर क्रिएट कर चुका है आज इंटरनेट के माध्यम से जिसको यूज करके कोई भी टैलेंटेड आर्टिस्ट या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो सीखने का जज्बा रखता हो बिना लेबल्स पे, बिना प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हुए सिर्फ अपने फोन से या लैपटॉप से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है. ऑफ कोर्स कंपटीशन तो है बट वो कंपटीशन अनफेयर नहीं है. एंड जब आप फेयर कंपटीशन में अपने टैलेंट की वजह से जीतते हो तो सारी दुनिया आपको प्यार. तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि
तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, तुम्हारा ऐसा कोई आर्टिस्ट जिसको तुम चाहते हो पॉपुलैरिटी मिले, उसका नाम नीचे कमेंट्स में बताओ। ऐसी और वीडियोस अगर देखनी तो चैनल पे बहुत सारी हैं, या फिर तुम्हारे पास कोई और आइडिया तो उसको भी बताओ। एंड अगर पॉप कल्चर में इंटरेस्ट है तो ये प्लेलिस्ट जाके देखो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।